जहाँ बात होगी वहाँ हम एकजुट होंगे, जहाँ संगठित होने की बात होगी वहाँ संगठित होंगे। एक बात जान लीजिए, आज भारत दो गुटों में बढ़ चुका है, एक आरक्षित वर्ग और एक अनारक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग तरह तरह से आपको बौद्धिक आतंकवाद के जरिए विदेशी बता रहा है, अपना शोषक बता रहा है। जरा किसी भी गांव का उदाहरण ले लीजिए, हमारे यहाँ किसी गांव में हर जाति पंथ संप्रदाय के लोग रहते हैं, क्या हम एक दूसरे का शोषण करते हैं? अगर आप बहुत गहन अध्ययन करेंगे, किसी छोटे से गांव के समाज का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि किसी न किसी व्यवस्था के तहत वह पूरा समाज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। कहीं जजमानी सिस्टम है, कहीं किसी भी तरीके से परस्पर समाज जुड़ा हुआ है। और रही बात है छोटे और बड़े होने की, तो हर व्यक्ति को आज आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हैं, और उस अवसर का लाभ उठाकर जो अपने आप को विकसित कर लेता है वो उच्च पद पर आसीन हो जाता है, और जो उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है वह उससे कनिष्ठ पद पर या उस छोटे कार्य में वो प्रवृत्त रहता है। तो आसमान खुला है, उड़ान जितनी भरनी है आप भर सकते हैं, लेकिन अपनी नाकामियों का ठीकरा उन लोगों पर मत फोड़िए जिन्होंने समाज की अगुवाई की है, जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया है। आज़ादी के बाद 565 रियासतों को हमने इसलिए ही नहीं विलय कर दिया था कि हमें यहीं के लोग, हमारे भाई बंधु गाली देना शुरू कर दें। हमने देश में एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए इतना बड़ा त्याग किया था। हम नहीं जानते थे कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां इस कदर सक्रिय होंगी कि हमारे लोगों के ही हमारे खिलाफ कर देंगे। जैसे अंग्रेजों की नीति रही है, फूट डालो राज करो, आज रिजर्वेशन पॉलिसी कुछ उसी तर्ज पर हम सब पर इसी मंशा के तहत, इसी षड्यंत्र के तहत हम लोगों को बांट रही है, और नेता इसका बखूबी उपयोग कर रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी, आज वोट बैंक की राजनीति, समाज में विद्वेष, सामाजिक समरसता का ह्रास और तमाम विसंगतियों को फैलाने का, उनको जन्म देने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे देश का जो मुख्य धारा से कटा हुआ तबका है, वह चाहे किसी भी जाति पंथ धर्म संप्रदाय का हो, क्या किसी वर्ग विशेष के आगे बढ़ने से, उसके उत्थान होने से देश उन्नति कर सकेगा? अमेरिका का उदाहरण लीजिए और यूरोपीय देशों का उदाहरण लीजिए, तो वहाँ भी दास प्रथा थी। वहाँ तो खुलेआम दास बेचे जाते थे, लेकिन आज वहाँ की व्यवस्था कैसी है? कहीं न कहीं हमारे नेताओं ने हमको संविधान नहीं दिया है। अगर संविधान वाकई में दिया होता तो सबके लिए एक विधान होता। हम क्या कह सकते हैं? संविधान का शाब्दिक अर्थ अभिप्राय बनता क्या है? सम प्लस विधान। जब सबके लिए एक विधान हो, न कोई बड़ा हो न छोटा हो, सबको एक समान अवसर उपलब्ध हो, अपने व्यक्तित्व के चौमुखी विकास का प्रेरक वातावरण जहाँ उपलब्ध हो, उसे हम कहते हैं संविधान। लेकिन अगर संविधान को गौर से आज पढ़ लीजिए तो उसमें ऐसी ऐसी विकृतियां हैं कि आप चाहें तो कितने लिटिगेशन का स्कोप है कि आए दिन आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका डालते रह जाएंगे। यह है हमारे देश का संविधान। एक तरफ सबको समानता का दर्जा देने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे वर्ग के लिए विशेष व्यवस्थाएं देता है। एक तरफ हमारे लिए कानून व्यवस्था दूसरी है और दूसरे वर्ग विशेष के लिए विशेष कानून व्यवस्था है। गांव में कहते हैं एक पातिम दुई भात न चले भैया, आज वही व्यवस्था है। हमारे देश में दो व्यवस्थाएं अलग अलग जब समांतर तरीके से दिखाई पड़ रही है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है, तो हमें शब्दों के मकर जाल में मत फंसाइए कि आपने हमारे लिए संविधान बनाया है। ये संविधान नहीं है। और जिस आरक्षण नीति का विरोध कर कर राजीव भाई ने आज ही के दिन आत्मदाह किया था, जो क्रांति की लौ हमारे आपके हृदय में उन्होंने जगाई थी, आज उसको फिर से प्रज्वलित करने का समय है।
वो लव बुझनी नहीं चाहिए भाइयों। अपनी डफली अपना राग, इसी से आज हम आप मात खा रहे हैं। लेकिन हमारे आपके विरोधी पूरी तरीके से संगठित है। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करिए, बहुजन समाज पार्टी की बात करिए, उससे पहले जो उसका संगठन था, जो काशीराम ने बनाया था, वो वामसेव संगठन था। आज बसपा का झंडा उठाने में हमारे आपके समाज के लोग संकोच नहीं करते कि किसी भी तरह चुनाव जीत लीजिए, बस हमारा भला हो जाए बस। लेकिन वामसेव की विचारधारा से क्या आप परिचित हैं? ये वही वामसेव है जो हमको आपको, जो समाज का अगुवा है, जो समाज के अग्रज हैं, जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया है, इनको विदेशी बता रहे हैं, इनको अपना शोषक बता रहे हैं। जो हमारी छत्र छाया में जिए, शिक्षा ग्रहण की, जाहिल से इंसान बने, आज वो हम ही को गरिया रहे हैं। जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं वो विद्यालय किसके हैं? इनको आगे बढ़ाने में, जिन अस्पतालों में इनका इलाज होता है, वो किसके द्वारा बनवाए जाते हैं? और जो भी सरकारी सुविधाएं इनको मिलती हैं वो किसके टैक्स से आती हैं? हमारे आपके टैक्स से आती है। कितने % टैक्स पेयर है इस वर्ग में, अनारक्षित वर्ग में? आज हमारी दुर्गति का कारण यही है कि हम संगठित नहीं। हम उन दलों की चाटुकारिता करते हैं जो हमारे आपके मुद्दों को उठाते नहीं। वर्ष 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, तब 85 सांसद लेकर भारतीय जनता पार्टी भी बैठी। उन 85 सांसदों में से कितनों ने अपने समाज की बात उठाई थी? बात इतिहास की कीजिए या वर्तमान की, आघात तब भी किया गया था, आघात आज भी किया गया। 127वें संवैधानिक संशोधन बिल जब लाया गया, एक ध्वनि एक मत होकर के हमारे सभी सांसदों ने अपनी सहमति दी और फिर से ओबीसी बिल को पारित कर दिया गया। क्या मंडल कमीशन की सिफारिशों से कम बंटाधार हुआ था जो आपने अलग से ओबीसी बिल लाना उचित समझा? जिस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आरक्षित कोटे से आएंगे, वह देश विश्वगुरु बनने का ख्वाब देखता है, तो यह ख्वाब नहीं बल्कि एक कपोल कल्पना है, और कपोल कल्पना कभी साकार नहीं होती। आज संकल्प लेने का दिन है। आज भाई राजीव गोस्वामी जी के त्याग को याद करने का दिन है कि जो क्रांति की लौ उन्होंने जलाई है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सवाल ये उठता है आरक्षित तबके द्वारा कि ये हमारा आरक्षण छीन करके हमारा शोषण करना चाहते हैं। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि ये कौन सी व्यवस्था जो मेरिटोक्रेसी का गला घोट दे, जहां योग्यता का अपमान हो, योग्यता का तिरस्कार हो और अयोग्य व्यक्ति को पुरस्कार हो, अयोग्य व्यक्ति को नमस्कार किया जाए। इस व्यवस्था का चलन क्यों है? कैसे ये देश में लागू हो गई? 2%, 4% की संख्या वाला वर्ग एलियंस में अपनी बात मजबूती से रखता है। ओबीसी वर्ग का नेता अपने समाज की बात प्रखरता से उठाता है, चाहे वो संसद हो, चाहे विधान भवन हो। एससी एसटी वर्ग का नेता है, अपनी बात को मजबूती से रखता है कि मैं अपने समाज की अगुवाई कर रहा हूं, मैं अपने समाज का प्रतिनिधि हूं। लेकिन सामान्य वर्ग का नेता अपने समाज की बात उठाने से कन्नी काटता नजर आता है। हमने आपको वहां पर किस लिए भेजा है? अगर आप हमारे मुद्दों को वहां उठा नहीं सकते हैं, हमारी बात नहीं रख सकते हैं, तो किस काम के आप प्रतिनिधि हैं और किस हक से आपने वोट मांगा था हमारे दरवाजे पर आकर? कोई दल छोटा या कोई दल बड़ा नहीं होता। संघर्ष की चिंगारी रातों रात इतनी दहक जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसके आगोश में आकर के बड़े बड़े जंगल भी समाप्त हो जाते हैं। न सिर्फ जंगल बल्कि जंगल राज और बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हमने इतिहास के तमाम कालखंडों में देखा है कि जब जब अन्याय बढ़ता है
अन्यायकारी के पतन का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। अगर आरक्षित वर्ग को आरक्षण ना दिया जाए तो ऐसी कौन सी नीति लाई जाए जिससे उनका उत्थान हो सके, या भी विकल्प पर हमने विचार विमर्श करते हुए अपने नेशनल एजेंडे में इसको शामिल किया। हमारा कहना है कि कम नंबर लाने पर, योग्यता कम होने पर किसी व्यक्ति को नौकरी न दी जाए, लेकिन अब हर वर्ग के बच्चे को, चाहे किसी भी जाति पंथ धर्म संप्रदाय का हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो संसाधन ही रुकावट होते हैं। तब कहीं न कहीं उसके मन में आता है कि मैं शोषित और वंचित तबके का हूं। अगर सरकार आरक्षण का लालीपाप देने के बजाय इन गरीब बच्चों को संसाधन मुहैया करा दे, निःशुल्क पुस्तकें मुहैया करा दे, उच्च शिक्षा तक की निःशुल्क व्यवस्था कर दे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्था उनके लिए अच्छी मुहैया करा दे, तो क्या इस तरह से व्यवस्था दे करके हम शोषित और वंचित तबके को मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते? लेकिन ऐसा करेंगे तो आपको अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना पड़ेगा जनता के पास। मंच पर झूठा खोखला वादा नहीं करना पड़ेगा कि मैं अपने समाज का नुमाइंदा हूं, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं आपके लिए। हार्दिक पटेल, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, ये सब जो विरासत में राजनीति बटोर करके एक वर्ग विशेष का नेता बन करे उभरे, ये आरक्षण की ही देन। अगर आरक्षण आज ना होता तो हर साख पर जिस तरह से उल्लू बैठ गए हैं और हमारी राज व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, ये ना होता। इसका जिम्मेदार कौन है? एक प्रश्न का जवाब आज स्वयं से पूछिएगा। क्या आज सारे सवर्ण संगठित होते, जो भी उनकी संख्या है, तो क्या देश में आरक्षण लागू हो सकता था? क्या देश में SC/ST एक्ट जैसा कानून बहाल हो सकता था? जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय पारित कर दिया, संज्ञान लेते हुए कि इसका आए दिन व्यापक दुरुपयोग होता है, और उस एक्ट में संशोधन किया कि बिना विवेचना के गिरफ्तारी नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद हम तय करेंगे कि व्यक्ति को दोषी है कि नहीं, चार्जशीट फाइल होगी। इस तरह से प्रक्रिया उन्होंने बताई। लेकिन संसद की जो कानून बनाने की शक्ति थी, उसका दुरुपयोग करते हुए हमारी केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया, उससे पुनः उस व्यवस्था को बहाल किया गया। और आज एक ऐसा रोल एक्ट में लाना चाहते हैं, पहले वह परिवर्तन स्वयं में लाइए। तो हम अगर संसार में, समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले हमें वह परिवर्तन स्वयं में लाना पड़ेगा, तब जाकर के भाई राजीव गोस्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। आज जो हम श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, इससे बड़ी श्रद्धांजलि अगर उन्हें मिलेगी तो तब मिलेगी जब हमारा समाज संगठित होगा। आपके हृदय में केवल स्वार्थ अगर घर कर जाएगा तो आप केवल अपने बारे में सोचेंगे। नहीं तो क्या जरूरत थी एक 19 वर्ष के लड़के को, एक 19 वर्ष के देशबंधु कॉलेज का छात्र जो इस व्यवस्था के खिलाफ आगे आता है, आत्मदाह करता है, उसको देखते ही देखते 200 बच्चों ने और आत्मदाह किया, जिसमें से 62 लोगों की मौत भी हुई। ये कौन थे? हमारे आपके समाज के लोग थे, और उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए, जो व्यवस्था आज 32 वर्षों से देश के सामर्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 32 वर्षों से आरक्षण की आग में हमारा देश जल रहा है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज। अगर हम अब भी नहीं चेते, अलग अलग दलों की चाटुकारिता करते रहे, हमारे दरवाजे पर कोई भी आए सांसद या विधायक, हमें उससे कहना चाहिए कि अगर आप मेरी बात अगर सदन में रखते हैं तब हम आपको वोट देंगे। अगर हमारी बात आप सदन में नहीं उठा सकते हैं, हम आपको वोट देंगे। राजीव गोस्वामी जी ने आज के दिन आत्मदाह किया था, लेकिन हम संकल्प लेते हैं कि अपने समाज को एकजुट कर इसी तरह हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और एक दिन इसी देश में केंद्र सरकार में बैठ करके
इस आरक्षण की व्यवस्था का हम दहन करेंगे। जिस तरह भाई राजीव गोस्वामी जी ने आत्मदहन किया था, हम आरक्षण और SC ST एक्ट जैसी व्यवस्था का दहन करेंगे, तब जाकर इनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी।